सवाल यही है कि आपने हर जनता के पास आप जाते हैं, बातचीत करते हैं, मेल मिलाप करते हैं और आप शुरू से हर राजनीति सरकार को देखते आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो जो शुरू से ही हमारे देश को जितवाने में जिसका बहुत बड़ा हाथ रहा। उसके बाद भाजपा पार्टी भी, उसके बाद बीच में कुछ परिवर्तन हुआ, सरकार जनता चाहती है, आम आदमी पार्टी भी बीच में आई। अब 26 सालों के बाद भाजपा में से कौन सी सरकार आपको बेहतर लग रही है? ये आपका क्वेश्चन ऐसा है क्योंकि मैं दिल और दिमाग से ना भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हूँ भाजपा के साथ। तो मैं तो ये क्या हर आदमी कहेगा जो जिस पार्टी में, लेकिन नहीं, मैं वो भी नहीं कह रहा कि मैं भाजपा का हूँ तो भाजपा का समर्थन करूँगा, नहीं। जहाँ गलती होगी आप हमें बताएंगे, आपने क्वेश्चन किया और मुझे पता होगा कि उसका सही आंसर क्या है, सही उत्तर क्या है, तो मैं दूंगा। लेकिन मैं भाजपा को इसलिए बेहतर कहूँगा पिछली सरकारों से आज की डेट में कि देश और समाज के प्रति जो दायित्व भाजपा उठा रही है, अब कारण चाहे मोदी, योगी जी, शाह जी हों, मोदी जी की एक अपर लेवल, अपर पे जो ऊपर टीम है उनकी, जो ऊपर केंद्र में, या मोदी जी के साथ जो लगे हैं संगठन जो ऊपर का है, उनका कार्य अच्छा चल रहा है। अब ये क्या कहते हैं आप? आपने मोदी जी को बेहतर माना या उनके संगठन की पूरी टीम को? भ्रष्टाचार क्या भाजपा सरकार में बिल्कुल नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा कि भ्रष्टाचार नहीं है, मैंने केवल आपको मोदी जी की टीम की बात कही है। मोदी जी स्वयं में अपने आप में एक संत हैं। मैं मोदी जी संत हैं, उनकी टीम, उनके मंत्री, उनके शिष्य, उनके कार्यकृत, उसके कार्यकर्ता, आरएसएस क्या बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त है? मेन मुखिया को माना जाता है। क्या जनता सचमुच खुश है भाजपा पार्टी से? अनिल जी देखिए, खुश तो लोग भगवान राम से भी नहीं थे, लेकिन जहाँ तक आपका जो क्वेश्चन है, मैं स्पष्ट शब्दों में ये भी नहीं कह सकता ये कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब दिल्ली में भी है और हमने ही काम किया है भाजपा के अपने क्षेत्रीय नेताओं के लिए। और जहाँ तक मेरे आसपास की बात है, उधर पवन शर्मा जी हैं, वो मेरे उम्र में मेरे से छोटे हैं, लेकिन वो संघ के अधिकारी थे उन दिनों में, मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष हुआ करता था। इधर से प्रद्युम्न राजपूत जी हैं द्वारका से, इधर श्याम शर्मा जी, मुझे सभी जानते हैं। मुझसे पिछले दिनों में गलती भी हुई है, मैंने आज तक अपने जीवन में, मेरे फोटोग्राफ्स आपको अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी के साथ पूरे भारत में मिलेंगे, क्योंकि मैं हर प्रांत में जाता था काम करने पर। तभी तो सर आपसे बात करने का मौका मिला। बड़ी कोशिश करते हैं, आपसे रूबरू नहीं हो पाते, बात नहीं कर पाते, आपसे अपॉइंटमेंट नहीं मिल नहीं पाते आपसे। आपका ताल्लुका शुरू से ही पुराने परिजनों के साथ रहा है। हमारा एक ही क्वेश्चन रहा है कि अब तो दिल्ली में 26 साल के बाद भाजपा का कदम आ गया, अभी पैर जमा ही नहीं कि उनकी जो वादों की बौछार है उस पे जनता इंतजार कर रही है। लेकिन जो केजरीवाल के मैनिफेस्टो से उससे बढ़कर भाजपा जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो बनाए, फिर भी वो पूरा करने में क्यों देरी कर रही है? क्यों टर्म कंडीशन लगा दी गई है? कुछ समय पहले ललन टोपे तिवारी जी ने साफ साफ शब्दों में कहा, बड़े बड़े शब्दों में कहा कि जहां 200 यूनिट केजरीवाल सरकार दे रही है, मैं 300 यूनिट बिजली फ्री करके दूंगी। आज क्वेश्चन मार्क है। कुछ समय पहले कहा जहां केजरीवाल की योजनाएं चल रही हैं दिल्ली में, वो लगातार चलती ही रहेंगी। आज बसों में भी लेडीज के लिए पास बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क है। जहां शुरू से ही ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट पे, चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए, चाहे स्कूलों के मामले में देखा जाए, आज ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बनाना भी बंद कर दिए गए हैं। आज आयुष्मान को देखा जाए, जिसका डंका बजाया जाता है, ढोल बजाया जाता है, आज आयुष्मान कार्ड बनाने पर भी क्वेश्चन मार्क है। 70 साल के बाद आज के समय खान पान देखा जाए तो खान पान कोई प्योर है ही नहीं। तो 70 साल के बाद बंदे को कहां देखा जाएगा, वो जिएगा या मरेगा? उसके बाद का कार्ड बनाया जा रहा है। उसके बाद भी कौन से हॉस्पिटल में उसका एडमिशन होगा, कौन से में नहीं, वहां पे कहीं नखरे दिखाएंगे या नहीं, पूरी जानकारी आयुष्मान के बारे में है ही नहीं किसी के बारे में। उसके बारे में किसी से बातचीत करते हैं तो कौन सी फर्स्ट कैबिनेट में बोला गया था कि मेरी पहली कैबिनेट होने के बावजूद मैं हर महिला के खाते में 2500 डाल दूंगा। आज टर्म कंडीशन, बीपीएल कार्ड बना होगा। आज जिसको राशन मिल रहा था उस पर भी क्वेश्चन मार्क। आज केवाईसी करवाया जाए तब मैं उसको राशन फ्री दूंगा, वरना नहीं दूंगा। ये चीजें शुरू से क्यों नहीं होती आ रही, आज क्यों? तो क्यों मुझे वादे करने पड़े कि मैं आपको 2100 की जगह 25 दूंगा? मैंने टर्म कंडीशन क्यों नहीं बताई?
मैं आपको 200 यूनिट की जगह 300 यूनिट बिजली दूंगा। क्यों टर्म कंडीशन नहीं बताई? क्यों नहीं कहा गया भाजपा सरकार के आने से पहले कि आज मेरी सरकार बन जाएगी तो किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी? आज जनता परेशान क्यों हो रही है? क्यों नहीं मिलते? क्यों नहीं प्रश्नों का जवाब देते? चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो आरएसएस का आदमी हो, चाहे भाजपा पार्टी का मंत्री हो, चाहे निगम पार्षद हो, चाहे वो एमएलए हो, क्यों नहीं उनके सवालों का जवाब देते? देखिए, क्वेश्चन आपके बहुत सारे हैं, उसके आंसर भी हैं। आपका जो आपने बताया ना, हर बात पे क्वेश्चन मार्क लग गया। एक्चुअली होना क्या चाहिए था, बस में जो फ्री महिलाएं सफ़र कर रही थी, ठीक है, लेबर क्लास गरीब आदमी अगर बस में जा रहा है तो बेचारा बस नहीं देखता कौन सी बस है, बैठ गया उसके अंदर, उसे 10 रुपये बचने हैं। महिला चाहे हॉस्पिटल जा रही है, काम पे जा रही है, नौकरी करने जा रही है, कहीं भी जा रही है, एक बात गरीब आदमी के लिए तो चलो समझ में आता है। एक लेडीज वो बैंक में है, गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी है, उसकी 90,000 और 80,000 रुपये, 75,000 है, लाख रुपए सैलरी है, वो भी बस में जा रही है फ्री। कहां तक सही लगता है आपको? जिसकी 90,000 रुपये सैलरी और वो बस में बैठना अच्छा लगेगा उसके? आप ही मुझे बताइए, जिसकी 90,000 सैलरी हो या 50,000 सैलरी हो, क्या वो बस में बैठना अपने आप को अच्छा महसूस करेगी? आप मुझे बताइए, चाहे वो कोई भी महिला हो। नहीं अनिल जी, जाती है ना, मैंने तो देखा। और मैं जो बात कहने जा रहा था, पूरी बात तो सुनिए। मैंने आपको कहा लेबर क्लास गरीब आदमी आम मेरा जाता बैठ गया बस में, जनरल बस में चढ़ गए। लेकिन वो जो एसी ऑफिस में काम करती हैं, सर्विस होल्डर हैं, ठीक है, वो एसी बस में बैठेंगी। एसी बसें चली रही है ना। मेरा कहना बहु अभी ये भाजपा ने क्वेश्चन मार्क जो आप कह रहे हो, ठीक है, लगाया। उनका कहने का और काम करने का ये है हमारा कि भाई जिसको जरूरत है, आवश्यकता है, जिसे चाहिए, उसी को दो ना सहूलियत। अब जहाँ तक ये 2500 रुपये वाली पेंशन वाली बात है, ये भी चल रहा है। हाँ, जहाँ तक बात है कि आपने कहा जी उत्तम नगर की पब्लिक परेशान है, मिल नहीं रहे हमारे स्थानीय जो विधायक हैं, तो मिल लेंगे जब फ्री होंगे, हम मिलना चाहेंगे तो मिल लेंगे। क्योंकि ऐसा कोई काम आके फंसेगा पब्लिक का भी, तो हम जाएंगे पब्लिक के साथ। क्यों, पब्लिक में तो वर्कर कार्यकर्ता ही घूमता है ना। तो अब आपने पूछा कि आप क्या कहना चाहते हो। मैं अपने आज जो हमारी सरकार है, हमारे जो चुने हुए विधायक हैं, हमारे आसपास के या हमारे मंत्री बन गए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके उनके आसपास की जो टीम है, मैं उनकी टीम में नहीं हूँ, मैं तो कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। मेरी मजबूरी है पार्टी का झंडा। कल को आप आ जाओगे, आप चाहे निगम का चुनाव लड़ने के लिए आए, या एमएलए का लड़ने आए, या सांसद का, और आप भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो मैं आपके लिए काम करूँगा। चाहे आप प्रत्याशी बनने से पहले आपका मेरा 10 बार झगड़ा हो चुका हो, लेकिन मेरी मजबूरी है मेरा झंडा। वो इसलिए कि कम से कम मेरी नज़र के अंदर देश प्रेमी और समाज सेवी ऊपर की टीम मेरे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की। अच्छा, जहाँ तक नीचे की बात है तो मैं ये कह सकता हूँ, पूरे भारत के अंदर जिन प्रांतों में भाजपा की सरकार है, सभी, मैं आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि नहीं कर रहे सब ईमानदारी से काम। मैं भी कह रहा हूँ, यानी उतना परिश्रम नहीं कर रहे जितना करना चाहिए, और उतना पब्लिक को समय भी नहीं दे पा रहे जितना देना चाहिए। अब ये उनकी कुछ व्यवस्थाएं, कुछ कारण होंगे, उनमें खैर मैं नहीं जा रहा, क्योंकि मैं तो ना नेता हूँ। आजकल मैं आप यहाँ मंदिर में चौकीदारी करता हूँ। आप एक बार शायद पहले आए थे, आपने कहा था ये आपका मंदिर बनता नहीं, तो अच्छा आज आप आए हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं 1977 में 77 में विजय कुमार मल्होत्रा जी चुनाव लड़े थे, मैंने उनके चुनाव में भी काम किया था और वो जीते थे। उस समय भाजपा नहीं थी, आपको तो पता होगा कि कई पार्टियां मिलकर जनता पार्टी बनी थी। फिर उसके बाद में सब अलग अलग हुए, तब भाजपा का जन्म हुआ। उसके बाद से हम भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, और कारण यही है कि कम से कम देशभक्ति की बात करते हैं। हमारा जो इतिहास, हमारे जो गौरवशाली इतिहास था भारत का, वो सब छुपा पड़ा था, मटिया मेट था। क्योंकि अब वो कहने की बात हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है, किंतु मैं ये कहना चाहूँगा, जब भारत आज़ाद हुआ तब से लेकर 1972 तक 5 शिक्षा मंत्री सारे मुस्लिम जमात से थे। तो वो वही, अब आप अकबर महान लिख रहे हैं, शिवाजी और राणा प्रताप कहाँ चले गए? है कहीं? नहीं है। ताजमहल को आपने 8वां 7वां अजूबा बता दिया, जबकि मंदिर एक से एक ऐसे हैं कि आप देखकर दंग रह जाओ उनकी उस कला को देखकर। तो ये सब बातें हैं, इसलिए मैं भाजपा का समर्थक हूँ, कट्टर, अभी तक तो हूँ।
आगे का पता नहीं, वैसे जीवन का ही नहीं पता। महंगाई के बारे में बात करें तो उसके बारे में क्या कहते हैं आप? जहां दूध का रेट पहले आपका 14 रुपए था, आज वो आपका 2 रुपए रेट बढ़ाकर आज 70 रुपए का दूध कर दिया गया। जहां देखिए जीएसटी की बात करें तो आज बच्चा पैदा होने से लेकर कफन तक के ऊपर भी जीएसटी लगाई जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ अनिल जी, इस विषय में मैं कोई बहुत ज़्यादा अधिकता जानकारी नहीं रखता हूँ, तो मैं प्रयास करूँगा आपको अपने जो हमारे स्थानीय विधायक हैं श्रीमान आशीष सूद जी, जो कि अब मंत्री भी हैं, कई विभाग हैं उनके पास, तो कोशिश करूँगा मैं आपको उनसे मिलवाऊँ। ये सारे प्रश्न आप उनसे करेंगे, आपको उचित उत्तर भी मिलेंगे। कुछ समय पहले स्मृति ईरानी जी ने चुनाव जीतने के बारे में, विपक्ष के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में जोर जोर से धाड़े लगाई थी कि सिलेंडर का रेट 500 बढ़ा दिया, सिलेंडर का रेट 500 बढ़ा दिया। हालांकि उस समय सिलेंडर का रेट 450 रुपए था। आज वो सिलेंडर कहां गया जो आज 850 रुपए का सिलेंडर हो गया? आज वो वादे कहां गए जहां कहा गया था मैं होली या दिवाली पे मैं आपको गैस सिलेंडर फ्री करके दूंगा? क्यों मैं वादे करूं जो मैं पूरा ना कर पाऊं, या क्यों ना मैं उस बात को क्लियर कर दूं? जनता ये सवाल करना चाहती है। आज जनता कोई भी ले लीजिए, वो ना 2500 मांगती है ना आपका गैस सिलेंडर, वो कहती है आपने कहा क्यों, ना वो 15 लाख की बात करती है। खैर वो 15 लाख वाला तो मैटर बहुत पुराना हो गया। कैसे पुराना हो गया? वो तो ऐसे हो गया ना, वो उन्होंने एक्चुअली जो कहा था मोदी जी ने, जहाँ तक मैंने सुना था और मेरी सोच है वो ये था, आपको भी समझना पड़ेगा कि उन्होंने ये कहा था जो धन विदेश में जमा है, वो भी विशेष करके स्विस बैंक में, वहाँ उन्होंने कहा था ये सारा धन अगर देश में आ जाए तो हर व्यक्ति के हिस्से में 15 लाख रुपए आ जाएगा। क्या आ गया काला धन वापस? वो अब कुछ आया है कुछ नहीं आया, ये सारी तो बड़ी ऊपर लेवल की बातें हैं। अब जहाँ तक महंगाई की बात थी तो मुझे इसलिए महसूस नहीं होती कि एक ज़माना हम 300 रुपये महीना कमाते थे, आज हम कम से कम हर आदमी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, 30,000 कमा ही रहा है। क्योंकि लेबर क्लास भी देखो आप, तो जो लेबर ये कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं लेबर, इनको भी मेरे ख्याल 700 रुपये दिहाड़ी मिलती है। तो अगर एक मजदूर आदमी जो पहले 150 रुपये में दिहाड़ी करा करता था, आपकी बात शुरुआत करें तो 700 रुपये दिहाड़ी मिलती है। अगर सर वो दूध लेने जाए तो कितने का दूध आएगा? खाना खाने जाए तो कितने का खाना आएगा? कपड़े लेने जाए कितनी जीएसटी लगेगी? बिजली का बिल आए कितना बिल देना पड़ेगा? कितना किराया देना पड़ेगा? तो उसके 700 रुपये कहाँ बचे? सेविंग कहाँ करेगा? बच्चों के लिए भविष्य कैसे बनाएगा? सेविंग तो पहले भी नहीं हो रही थी अनिल जी, जब 100 या 150 रुपये मिलता था। उसी अनुपात में जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है, उसी अनुपात में हमारा अर्निंग भी बढ़ी है, हमें पैसा भी मिलना शुरू हुआ है। किंतु ये बात अलग है कि भाई लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, अशिक्षित वर्ग है, और जिसके पास टेक्निकल हैंड है वो तो 50,000 भी कमा रहा है। लेकिन हाँ, हमारे एक और आपको कमी बता रहा हूँ, आप बात बहुत लंबी हो जाएगी आपका ये, तो इसको हम टुकड़ों टुकड़ों में कभी करें। आप आते रहिए, मैं आपको मिलता रहूँगा अभी जब तक जिंदा हूँ, कोई बात नहीं, मैं तो यहीं होता हूँ ना। भगवान करे आपकी लंबी उम्र रहे। आपसे बात करके सचमुच अच्छा लगा। छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कह डाली पुरुषोत्तम जी ने कि महंगाई का स्तर जैसे जैसे बढ़ भी रहा है, उसी तरह आपको उसका फल भी मिल रहा है, उसका स्तर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसमें ये थे पुरुषोत्तम जी के विचार। अब आपके क्या विचार है इस बारे में? क्या आपको सचमुच महंगाई नजर आ रही है या नहीं? क्या आपको उसी का उचित श्रेय भी मिल रहा है या नहीं? आपको पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? क्या स्कूलों ने जो अभी शिक्षा का स्तर बढ़ा दिया गया, स्कूल की फीस बढ़ा दी गई, क्या इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये तो हमारे पुरुषोत्तम जी के विचार। अब आपके क्या विचार हैं भाजपा सरकार को लेकर? वहीं पे आपको अभी तक, चाहे वो 70 साल के बुजुर्ग हैं, चाहे 80 साल की हैं, चाहे आज का नया यूथ है, आप अपने कमेंट हमें जरूर दीजिए कि आपको सबसे बेहतर सरकार कौन सी लग रही है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ हेडलाइन। AK शर्मा, आपका समय, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।